Yes, sir. यस सर। ओके ओके ओके। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में आप डिफरेंस देखिए। बेसिकली होता ये है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ फिजिकल और विजिबल आइटम्स शामिल होते हैं। सामान जो नज़र आ रहा है वो एक बंदे से दूसरे बंदे को गया है, वो सिर्फ उसमें शामिल होता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ब्रॉड टर्म है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो तमाम चीज़ें भी शामिल होती हैं जो बैलेंस ऑफ ट्रेड में शामिल होती हैं। इसके अलावा इसमें इनविजिबल आइटम्स जो एग्जिस्ट नहीं करते, जो फिजिक्स नहीं रखते, वो भी इसमें शामिल होते हैं। इसमें क्या है? सर्विसेज, गुडविल, पेटेंट्स, सो मेनी थिंग्स। स्पेशली क्या सर्विसेज। अब पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा अमाउंट जो अर्न करता है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा अमाउंट जो कमाता है, वो बेसिकली इसी से हासिल करता है। ठीक है जी। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा अमाउंट किससे हासिल करता है जी? सर्विसेज से हासिल करता है। हमारे मजदूर, मिस्त्री, माली, चौकीदार, स्वीपर्स, हमारे बहुत बड़ी तादाद इनकी, बैंकर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये बाहर मुल्कों में जॉब कर रहे हैं। और ये बाहर मुल्कों में जब जॉब करते हैं वहाँ से माल भेजते हैं यहाँ पर, तो ये सर्विसेज, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड में शामिल नहीं होता लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में शामिल होता है। अब आपके जहन में खाम ख्याली हो सकती है कि अच्छा हो सकता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल हो लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारी फेवरेबल हो। नहीं, ऐसा नहीं। बात यह है कि जिस तरह हम अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं और हमारे बंदे, मजदूर, मिस्त्री बाहर जाकर जॉब कर रहे होते हैं, इसी तरह हमारे बहुत सारे लोग आकर यहाँ पर भी तो जॉब कर रहे होते हैं ना। मिसाल के तौर पर अब क्या होता है, हमारे यहाँ से जाते कौन है? हमारे यहाँ से जाते हैं, अल्लाह भला करे, मजदूर मिस्त्री टाइप के लोग ज्यादा। लेकिन जो हमारे यहाँ आते हैं वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे सर्विसेज वाले आते हैं। तो इस कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे यहाँ से 50 बंदे जाते हैं और वहां से सिर्फ एक बंदा आता है और उस एक बंदे के ज्यादा खर्चा हो सकता है। ठीक है जी। द कंटेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। The main items which are included in the balance of payments are: number one, current account. Current account and capital account. The current account consists of import and export of visible goods, services like expenses on travel, transport, insurance, fees, commissions, private unrequited transfer, donations, pensions, grants. ठीक है जी। अब ये सारी चीज़ें इसकी होती हैं। करंट अकाउंट एक तो हो गया। करंट अकाउंट में क्या होता है? कितना पैसा इस साल आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? इस जो विजिबल है और ये तमाम चीज़ें जो मैंने अभी आपको दोबारा समझाई। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का अमाउंट कम होता है। ये बात याद रखेंगे आप। बैलेंस ऑफ ट्रेड में फिजिकल आइटम्स होते हैं सिर्फ, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों आइटम्स होते हैं। ये बेसिकली इनके बुनियादी फर्क है। ठीक है ना, ये याद रखेंगे आप। अब पाकिस्तान बना 1947 में, ये 2020 चल रहा है, तो 20 और 50, 70 और 3, 73 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। लेकिन अफसोस के साथ बताना पड़ेगा कि आज तक पाकिस्तान की बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल नहीं रह पाई। हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव रही है। Here question arises that what is the reason? वजह क्या है इसके नेगेटिव बैलेंस रहने की? ठीक है, तो वो अभी हम देखते हैं। नंबर 1, टू करेक्ट अ क्रॉनिक। अच्छा, कॉजेज क्या है? टू करेक्ट क्रॉनिक एंड एडवांस बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ पाकिस्तान इज नॉट एन इजी जॉब। यानी कि पाकिस्तान की जो नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसको पॉजिटिव करना कोई आसान काम नहीं है। कायदे तहरीक जनाब नहीं क्या है ना, इमरान खान साहब जो हैं वो अभी कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर बहुत कि इसको पॉजिटिव किया जाए। उन्होंने ये सोच लिया है, इमरान खान साहब ने, कि किसी भी लेवल पर जाकर हमें कुछ करना पड़े, हम इसको पॉजिटिव करके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें आधी आवाम यानी कि 22 करोड़ में से 11 करोड़ आवाम की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। तो यही हो रहा है। महंगाई जो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ने से डेफिनेटली इस पे फ़र्क आएगा। इम्पोर्ट्स पे जो पाबंदी लग रही है, डेफिनेटली इस पे फ़र्क आएगा।
और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि शायद इसी तरह महंगाई होती रही तो शायद पॉजिटिव हो भी जाए, क्योंकि जितना उन्होंने कर दिया है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क कि आप एक चीज़ जो मुसलसल लॉस में जा रही है उसको आप प्रॉफिट में लेके जाएं। उसके लिए आपको क्या करना होता है, कॉस्ट को बहुत ज़्यादा कम करना होता है। कॉस्ट को कम क्या करते हैं आप, जो उसमें लोगों की जॉब्स लगी होती हैं उनमें से कम करते हैं, एडवर्टीजमेंट कम करते हैं, दीगर चीज़ें कम करते हैं और प्राइसेस को बढ़ाते हैं ताकि पैसे ज़्यादा आए। तो अब महंगाई का जो तूफान आया है हमारे मुल्क में, उस महंगाई के तूफान के पीछे भी एक जो लॉजिक है वो यही है कि किसी तरीके से कुछ ऐसा किया जा सके कि हमारे जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको पॉजिटिव की तरफ लेकर जाया जा सके। खैर, तो भाई इट्स नॉट एन इजी टास्क, इट इज़ डेफिनेटली एन अपहिल टास्क। यानी कि एक ऐसा है कि जैसे पहाड़ पर चढ़ना है आपने, और जो लोग पहाड़ पे जा चुके हैं उनको अंदाज़ा होगा आप में से कि इट्स वेरी हार्ड। मैं मुख्तलिफ पहाड़ों पर जाने का मेरा वास्ता पड़ा है क्योंकि मैंने मरी घूमा है, नॉर्दर्न एरियाज़ में भी गया हूँ, और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह गार हिरा में गया था तो सऊदी अरब में, तो बड़ा वो भी काफ़ी ऊंचा था। तो इट टेक्स मच टाइम टू यू नो रीच ओवर देयर। अब अपहिल ज़ाहिर है मुश्किल होता है काम ना। अब ज़रा सा चलो दिल की धड़कन तेज़ हो गई, सांस फूलने लगा, ज़ाहिर है हम कोई वो तो है नहीं ना स्पोर्ट्स में, एक मामूली से हम एक वो हैं ऑफिस वर्कर टाइप के, हमारी तो वैसी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होती हैं। ठीक है जी। इट कैन नॉट बी करेक्टेड अनटिल द इकोनॉमी इज फुली रिवैम्प्ड, और ये कभी भी सही नहीं हो सकती अनटिल एंड अनलेस हमारी पूरी इकोनॉमी को हम रिवैम्प ना करें, अपनी इकोनॉमी को हम दोबारा से शुरू ना करें। However, it may be controlled to manageable limit by these three dynamic steps. It may, मैट लिखा हुआ इसको मैं मी कर दूं, it may be controlled to manageable limit by these three dynamic steps. Number one, export oriented policy should be given top priority. Export oriented policy should be given top priority. यानी हमें अपनी एक्सपोर्ट्स की जो पॉलिसी है उसको हमें रिवाइज करना होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट करने की तरफ लेके जाना होगा। जितनी ज़्यादा चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं हमें वो एक्सपोर्ट करनी होगी। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे तो ये भी हमारे मुल्क के लिए एक पॉजिटिव साइड पर बात होगी। ठीक है, अच्छा जी। नंबर टू, इम्पोर्ट्स शुड बी कन्फाइंड टू एसेंशियल आइटम्स ओनली। और हमें इम्पोर्ट कम करनी होगी। ये बहुत बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान से हमसे ज़बरदस्ती ले ली गई है कि बहुत सारे आइटम्स जो हम गैर मुल्क इस्तेमाल कर रहे थे, पाकिस्तान में उन आइटम्स पर पाबंदी लगा दी गई। अब क्योंकि वो आइटम्स पाकिस्तान में मिल ही नहीं रहे, तो वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन कि हम उसको छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि गाड़ियाँ, गाड़ियों में ऐसा हुआ, गाड़ियों में क्या हुआ कि गाड़ियाँ जो थी, जापानीज गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही थी, अब इंपोर्ट होना बंद हो गई। क्यों? 5 लाख की गाड़ी पर 10 लाख रुपए टैक्स, 15 लाख की पड़ेगी। तो अब लोगों ने वो गाड़ी लेना क्या कर दी, बंद कर दी। तो इंपोर्ट हमने क्या करा, इंपोर्ट सिर्फ क्या इजाज़त दे दी गई, इंपोर्ट में हम सिर्फ दवाइयाँ खुली हुई हैं और बेसिक आइटम जो होते हैं खाने पीने के, सिर्फ वो खुले हुए हैं, बाकी तमाम चीज़ों पर हमने लगा दी पाबंदी। नंबर थ्री, curtailment of invisible import policy should be implemented vigorously। यानी जो इनविजिबल आइटम्स हम इंपोर्ट करते हैं उनमें ख़त्म, यानी कि सर्विसेज वगैरह वो भी हम ख़त्म करेंगे। जो भी हमने ज़िंदा रहना है, अपने बलबूते पर रहना है, अपने खर्चे पर रहना है, हम वी कैन नॉट डू एनीथिंग एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। हम किसी और की कॉस्ट पर हम ज़रा सा भी इन्हिसार नहीं करेंगे। ठीक है जी। ओके, द above three method are being explained briefly. Adoption of export-oriented led policy. Export play a critical role in the growth of an economy of a country. It is amply regarded a crucial factor in economic development process. Pakistan has abundant manpower and real productive resources. If they are properly exploited,
and proficiently utilized, a significant improvement in export potential can be achieved. Export-oriented policy may be implemented in the forms of the following measures. अब होता क्या है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो पॉलिसी होती है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी हमारी होनी चाहिए। हम वो आइटम्स हमें बनाने चाहिए पाकिस्तान के अंदर जो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान वो आइटम्स बनाए जो पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकता है, तो देन वी विल बी इन मच बेटर पोजीशन। ठीक है जी, हम क्या हो जाएंगे, हम एक बहुत बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है जी। हाँ भाई, तो हम बात कर रहे थे एक्सपोर्ट्स की ना कि इज ए प्रॉपर्टी एक्सप्लॉइटेड प्रोफिशिएंसी यूटिलाइज सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन एक्सपोर्ट्स पोटेंशियल कैन बी अचीव्ड। यानी कि हम हमारे पास जो एक्सपर्टीज है, वी शुड यूज अवर एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज पाकिस्तान की किस चीज़ में है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कुछ काम ऐसे हैं कि अगर आप वो काम करते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग फॉर द प्रॉफिट। कुछ काम ऐसे हैं कि अगर आप वो करेंगे यू विल डेफिनेटली गो फॉर द प्रॉफिट। आप डेफिनेटली प्रॉफिट में ही जाएंगे, लॉस में आपने नहीं जाना। अब वो कौन कौन से काम हैं जी, तो वो हैं नंबर 1 टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री अल्टीमेटली जाना है प्रॉफिट में ही है, ठीक है ना। नंबर 2 एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, बहुत काम है हमारे पास, बहुत कम कॉस्ट में हम चीज़ें बना सकते हैं, और अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आ जाए तो हम बहुत ज़्यादा इसमें कमा सकते हैं। अगला, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स मस्ट बी इंडक्टिव। अब हमें डाइवर्सिफिकेशन मतलब हमें नंबर ऑफ आइटम्स को बढ़ाना होगा। अगर हम 5 आइटम्स एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें 10 आइटम करने होंगे। अगर हम 10 आइटम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें 10 से 20, 25 और 50 पे जाना होगा। अगर हम अपने आइटम्स बढ़ा देंगे तो इससे भी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट्स उस पर आएगा। जब टोटल एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो अल्टीमेटली हमारा जो है सेल बढ़ेगी। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज शुड बी फुली प्रमोटेड। दो तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं और एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो जिसमें लेबर ज़्यादा इस्तेमाल होती है। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिसमें पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, पाकिस्तान के पास आवाम ज़्यादा है, उनकी वैल्यू कम है, यानी पैसा कम है, लोग ज़्यादा है। हम लोग ज़्यादा दे सकते हैं। अगर हमको कहे भाई कोई 10,000 दोगे या लोग दोगे, तो हम बोलेंगे भाई लोग ले जाओ जितने मर्जी है, पैसे की बात नहीं करो, पैसे हमारे पास वैसे ही कम है। ठीक है जी। तो यहाँ से एक बात क्या निकल के आती है कि पाकिस्तान को वो इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए जिसमें कम पैसे लगे लेकिन भले से लोग ज़्यादा चाहिए हों, क्योंकि सैलरी हमारे यहाँ बहुत कम है लोगों की, कोई बहुत ज़्यादा सैलरी हमारे यहाँ लोगों की नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री लगाओ। जब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री लगेगी तो ज़्यादा लोगों का रोज़गार लगेगा। जब ज़्यादा लोगों का रोज़गार लगेगा तो लोगों के घरों में पैसा जाएगा, वो दोबारा उसको खर्च करेंगे। कोई भी पैसा सेकने तो नहीं रखता ना, कोई पैसा सेकता तो नहीं है, वो पैसा यूज़ होता रहता है। नंबर 3 इंडस्ट्रीज रिलेटिंग टू लो कैपिटल इनपुट्स रेशियो शुड बी डेवलप्ड। और देखें, एक तरफ हमने दोनों पॉइंट बहुत सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं। एक तरफ हमने ये कहा कि ऐसी इंडस्ट्री लगाओ जिसमें लोग ज्यादा चाहिए, और दूसरा हमने क्या कहा कि ऐसी इंडस्ट्री लगाओ जिसमें पैसा कम चाहिए। दोनों बातें आपस में बहुत मिलती जुलती हैं। नंबर 4 रिवाइवल ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट शुड बी मेंटेन एट ऑल लेवल्स। अभी रिसेंटली हुआ ये है कि पाकिस्तान स्टील के 4,000 से ज्यादा लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है। अच्छा, दिस फुलिश एक्टिविटी, जाहिल है एकदम ये लोग, बहुत गलत इन्होंने किया है। गलत क्यों किया? क्योंकि ना छेड़ मलंगानो। अब हो गया क्या, अब मैं बताता हूँ आपको। देखें, पाकिस्तान स्टील के अभी वक्तन जो है ना सैलरीज जाना क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। ठीक है, अब पाकिस्तान स्टील के एम्प्लॉय 4,000 लोग हैं, सब मिले सब 5-5 हज़ार रुपये मिलाएंगे तो कितने पैसे हो जाएंगे? 4,000 को 5,000 से मल्टीप्लाई कर लें तो अगर हम 20-25 लाख रुपए आराम से जमा करना कोई बच्चों को खेले उनके लिए ना। अब ये पैसे जमा करके ये कोर्ट में केस करेंगे, बड़ा अच्छा तगड़ा वकील करेंगे ना, दबंग किस्म का। जब ये वकील अपना ले जाके खड़ा करेंगे, फिर वहां से फेडरल गवर्नमेंट को थका हुआ वकील खड़ा कर देगी। अब ये केस होगा, ये केस ये लोग जीत जाएंगे।
जब ये लोग ये केस जीत जाएंगे तो फिर वहां पे एक और नया इशू आ जाएगा। जब ये केस जीत जाएंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को मैं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट फिर क्या करेगी, गवर्नमेंट को पूरा सूद समेत इनको वापस देना होगा, और जिनका कोर्ट में खर्चा होगा वो भी इनको देना होगा। तो दिस इज नॉट द वे। जब किसी को आप परमानेंट कर देते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यू कैन नॉट रिमूव हिम एनी टाइम अनटिल एंड अनलेस वो लोग सब रिटायर ना हो जाए। देखिए इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है भाई, मुझे जॉब पर आपने रखा है, अब अगर आपकी फैक्ट्री खुली हुई है बंद पड़ी हुई, भाई मेरे घर का चूल्हा तो चल रहा है ना, तो मैं ये थोड़ी देखूंगा कि आप मुझसे क्या काम ले रहे हैं, मैं तो आपसे पैसे मांगूंगा। भाई मैं 9 बजे आ रहा हूँ, 5 बजे जा रहा हूँ, लाओ मेरे पैसे जो मेरी तनख्वाह बनती है वो दे दो। क्यों? क्योंकि अगर आपकी फैक्ट्री चल रही है या नहीं चल रही, आई एम लीस्ट कंसर्न अबाउट दैट, क्योंकि आपने मुझे जॉब पर रखा ही क्यों। और अगर आपने एक बार मुझे जॉब पर रख लिया है, मैं 10 जगह छोड़कर आपके पास आया था, अब तो अब मुझे पालना ही पड़ेगा। ये है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उनके अंदर ऐसा ही होता है कि वंस आपने बंदे को घुसा लिया, अब आपको उसे पालना ही होगा, यू नो अदर ऑप्शन। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी शुड बी मेंटेन एट ऑल लेवल्स। अच्छा, पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा लोग जो है ना आइटम्स इसलिए नहीं खरीदते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारे जो आइटम्स होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है, मान लेते हैं, कोई बात, क्वालिटी अच्छी नहीं होती। अब क्वालिटी को अच्छा कैसे बनाया जाए? क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन मार्केट्स, it is necessary that not only the goods of high quality be produced in the country at possible lowest cost, but also the standard of quality, once is set should be maintained at all levels. Any minor fault or negligence committed once at any stage spoils fair dealing reputation for all in the market. ठीक है जी। अब होता क्या है कि जब बदनाम बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, आपने सुना ही होगा वैसे तो भैया होता ये है कि आप जब कहीं पर बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, तो अगर आप क्वालिटी को मेंटेन करते हैं तो आप डबल पैसे भी ले सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना होगा, क्वालिटी को मेंटेन करना होगा। मिसाल के तौर पर फ्रेंच फ्राइज की अगर हम बात करते हैं, फ्रेंच फ्राइज आप देखें, ओपीटीपी के फ्रेंच फ्राइज आप देखें। अब ओपीटीपी के फ्रेंच फ्राइज जो होते हैं ना, उसमें वो क्वालिटी को ना मेंटेन करके रखते हैं ओपीटीपी के फ्रेंच फ्राइज में। अब ओपी के जो प्लेन फ्राइज है वो भी आप कम से कम 200 200 250 इस तरह से आप खरीदते हैं। ठीक है जी। इसी तरह, एक मिनट, नवेद भाई मैं क्लास ले रहा हूँ, इंशाल्लाह थोड़ी देर में बात करता हूँ। अच्छा, तो अब ओपीटीपी के प्लेन प्राइस जब हम खरीद रहे हैं तो हम जो है वहां पर 10,000, 15,000, नहीं ज्यादा मैंने बोल दिया ना, ओपीटीपी के प्लेन प्राइस हम 150, 200 रुपए के प्लेन प्राइस भी हम खरीद रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन जब हम दूसरी तरफ बात करते हैं, गली के कोने पे जो बंदा बेच रहा है हम उसको 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए के खरीदते हैं, और ओपीटीपी के प्लेन प्राइस कम से कम 120 रुपए, और यहाँ पर हम 20 रुपए, सिर्फ 20 रुपए से शुरू करते हैं। तो इतना डिफरेंस क्यों होता है? उसकी वजह ये है, ओपीटीपी ने अपने अपने प्राइस का लेवल मेंटेन किया, स्टैंडर्ड बनाया, सारे एक ही कलर के होंगे, साइज भी काफी हद तक सिमिलर होगा। यहाँ क्या होता है, कोई इतना है, कोई इतना है, कोई इतना है, कोई काला है, कोई ब्राउन है, कोई व्हाइट है, मतलब अजीब, जैसा जो कट गया, मतलब जैसे भुन गया, कोई कच्चा है, कोई पक्का है। और फिर वो मतलब किसी भी तरह का जो वो है ना, फिर सफाई सुथराई, यानी हाइजीन भी, ये चीजें भी बड़ी आजकल काउंट होने लगी हैं, क्योंकि जरासीम बहुत ज्यादा ताकतवर और इंसान बहुत ही कमजोर होता जा रहा है। एक से बढ़कर एक दवाइयां आ रही हैं, लेकिन बीमारियां भी साथ साथ बढ़ती जा रही हैं, ये सब भी एक तल्ख हकीकत है। एक्सपोर्ट ड्यूटीज शुड बी रिड्यूस टू मिनिमम। एक्सपोर्ट ड्यूटीज हमें कम करनी होगी। जब हमारी एक्सपोर्ट ड्यूटीज कम होगी ना, तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा और पाकिस्तान डेवलप हो सकता है।
तो हमें अपनी एक्सपोर्ट ड्यूटीज को कम करना होगा। पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट ड्यूटीज को क्या करना होगा जी? पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट ड्यूटीज को कम करना होगा। एक्सपोर्ट ड्यूटीज हम कम करेंगे तो लोग इनकरेज होंगे, लोग बोलेंगे चलो जी सामान को भेजो, सामान को बाहर भेजो। जब लोगों का दिल करेगा सामान एक्सपोर्ट करने का, तभी हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करेगा। क्वालिटी पैकिंग, पैकिंग भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। भाई सामान जब कोई आता है तो सबसे पहले इंसान क्या देखता है? पैकिंग देखता है। मिसाल के तौर पर जब आप गिफ्ट किसी को देते हैं तो आप उसको पैक करके कितना अच्छे से देते हैं, उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि जो हम उसको गिफ्ट दे रहे हैं उस पर नजर उसकी बाद में पड़ेगी, पहले उसकी नजर हमारी पैकिंग पे जाएगी। पैकिंग एक मोहब्बत का इजहार होता है। तो जब भी किसी को कोई गिफ्ट दें अच्छे से पैक करके देना चाहिए। ठीक है जी, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने कुछ अरसे बाद मेरी बर्थडे भी आने वाली है, तो मैंने बोला आप लोगों को बता ही दूँ। समझ रहे हैं ना आप लोग? अच्छा, तो अब इसी तरह पैकिंग। अब पैकिंग फर्स्ट इंप्रेशन। तो आपने क्या करना है कि जो सामान है जब आप उसको किसी को दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरे मुल्क जा रहा है, उसकी ऐसी पैकिंग होनी चाहिए बिल्कुल फुल प्रूफ कि वो सामान खराब भी नहीं होना चाहिए और उसको जो है ना आप इजीली शिफ्ट भी कर सके। ठीक है। अच्छा, और जहाज से जा रहा है, एयरपोर्ट हवाई जहाज से जा रहा है, पानी के जहाज से, ट्रेन से, ट्रक से, वो सामान ऐसी पैकिंग होनी चाहिए कि बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, वो सामान खराब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, रोल ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स एंड ड्राई पोर्ट्स शुड बी मेड मोर कंस्ट्रक्टिव। अभी जो एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स होते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन जो हैं वो हमें और मजीद कंस्ट्रक्टिव बनाने चाहिए, हमें ज़्यादा बनाने चाहिए। पाकिस्तान में पूरे में एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन हैं, यानी अगर आप सामान बनाकर बाहर भेजना चाहते हैं, आपके पास जगह नहीं है, गवर्नमेंट आपको जगह प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट आपको कहेगी कि भाई अपना सामान यहाँ रख दो, यहाँ से भेज देना। रोल ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स एंड ड्राई पोर्ट्स must not only be expanded further but also made more constructive. This can be done by providing appropriate measures with consultation of exporters. देखें भाई, अगर मुझे कुछ खाना है और मुझे भूख लग रही है तो भाई मुझे क्या खाना है सबसे बेहतर कौन बता सकता है? मैं खुद बता सकता हूँ ना। तो एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट करते हैं उन्हीं से पूछना चाहिए कि भाई आप बताएं आपको मसला क्या है और हम आपकी मदद कैसे मदद कर सकते हैं। यही वजह है कि एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया भर में। चैम्बर ऑफ कॉमर्स काम कर रहा है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये बताता है प्रॉब्लम, गवर्नमेंट मिलकर बैठती है, वजीर आजम जाता है, वजीर आला जाता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डीजी रेंजर्स, बड़े बड़े अहदेदार इस चैम्बर के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं हाँ भाई आपको मसला क्या है, बताएं आपके मसले हम सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि फौज में ताकत नहीं रहेगी, वजीर आजम में ताकत नहीं रहेगी, वजीर आला, डीजी रेंजर्स में ताकत नहीं रहेगी अगर बिजनेसमैन में ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि बिजनेसमैन ही टैक्स देगा तो ये सब कुछ चलेगा। तो ये तमाम इदारों को बिल्कुल हकीकत है, ये बहुत अच्छा करते हैं कि इनको चाहिए कि जाएं उनकी मसले मसाइल सॉल्व करें, क्योंकि जब बिजनेस मैन के मसले मसाइल सॉल्व होंगे तो हमारे मुल्क के मसले मसाइल भी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आखिरी हेडिंग थी एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन तक की, यहीं तक इसको आपको करना होगा। ठीक है, तो इसमें से भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करूंगा तो आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।